सतनाम जोहार। जय भीम, नमो बुद्धाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। साहिल को छाया बेटा देख तो बीच वाय में कुछ इधर। वाय साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी है वाय साहब मानवता चैनल अमेरिका से फेसबुक लाइव पर। क्षमा पाटली जी एक कवि हैं, लेखक है और एक रचनाकार भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम में क्षमा पाटले मैडम जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है क्षमा पाटले मैडम वाय साहब मानवता चैनल में। हाँ सर, आपको जी, आज सभी। के इस कार्यक्रम को लाइव प्रोग्राम है और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने घर से डिस्टरबेंस की आवाज ना आए, कोई आधे घंटे आपसे बात ना करें क्योंकि लाइव हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले दर्शकों को हम बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के आसपास में उनका गांव भी है और वो उन्होंने हिंदी में एमए किया हुआ है, हिंदी साहित्य में। और खुद की उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है और आ, वो बहुत सारी चीज़ों को जो अपने मन में जो उपजती है या जो उनकी सोच है उनको एक रचना में लिपिबद्ध करके अपने कविता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों तक अपनी विचार पहुंचाते रहती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए दोबारा मैडम जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज उनके हम जीवन परिचय के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में उनकी रचनाओं की ओर हम जाएंगे। तो मैडम, हम चाहते हैं कि आप जो है आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और अभी फिलहाल वर्तमान में क्या कर रहे हैं? अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, जय भीम, जय सतनाम। मैं क्षमा पाटले अनंत हूँ। मेरा जन्म कोरबा जिला में हुआ, ग्राम खोडल में। और मैं हिंदी साहित्य में एमए हूँ। फिलहाल तो जी। मैं अभी गृहिणी हूँ। घर की जवाबदारियों में मेरा पूरा समय निकल जाता है। फिर भी मैं समाज के लिए अपना मैसेज छोड़ने के लिए लिखती हूँ, उसे प्रेजेंट करती हूँ। मेरा खुद का चैनल क्षमा की कलम से, जिसमें मैं अपनी गीत, कविता, गजल और समाज को प्रेरणा देने लायक रचनाएं प्रेषित करती हूँ। जी। क्षमा और जी, हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणा आपको कब से शुरू हुई और कैसे आपके मन में आया कि हम अपनी विचारों को लिपिबद्ध करें और उसके माध्यम से हम सोशल मीडिया के माध्यम से इसको जन तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के परिवेश में अपनी विचारों को, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसकी शुरुआत आप कहाँ से की, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी सर, मुझे बचपन से ही पढ़ने का शौक बहुत रहा है सर। जी। मैं बचपन से ही कहानी, कविता ये सब पढ़ती रही हूँ, उपन्यास भी पढ़ी हूँ। तो उसी समय से मुझे राइटर बनने का शौक था। मेरे हम्म। पिताजी हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाते थे। वो बोलते थे हम्म। कि एक साहित्यकार कभी मरता नहीं है, उसकी कला किताबों के जरिए लोगों तक पहुंचती है। साहित्य समाज का दर्पण है। तो यह क्षेत्र बहुत अच्छा है। जी। मैं उनसे कहती थी कि मैं हमेशा राइटर बनना चाहती हूँ, मैं भी अच्छा लिखना चाहती हूँ। और समाज में जो घटित होता था उसको मैं देखती थी। तो अंतरात्मा से एक आवाज उठती थी कि मैं समाज को एक दिशा दूं, एक समाज सुधार के लिए रचना लिखूं, जिसे लोग पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें। जी। तो इसी तरह से मुझे अपने पिताजी से प्रेरणा मिली। वो भी लिखने के बहुत शौकीन थे। तो उनका सपना पूरा करने के लिए मैं राइटर बनी। और बचपन से ही मैं लेखन का कार्य करती थी। मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए, जब मैं 11 साल की थी। तभी तभी से मैंने मन बना लिया था सर कि मैं जीवन में राइटर ही बनूंगी और साहित्य सेवा के माध्यम से समाज की सेवा करूंगी। क्षमा जी, आपकी वो कोई किताबों का संग्रह, कोई किताबों का लिखन या कोई किताब आपकी प्रकाशित हुई है अभी तक आपकी रचनाओं का?
हाँ जी, हाँ सर। एक मेरे राम की बुक है। ये बुक है सर, क्षमा की जागृति। जी। में मेरी बहुत सारी गद्य पद्य रचनाएं सम्मिलित हैं, जो मेरी हम्म। खुद की लिखी हुई रचना है। जी। इसमें प्रेरणादायक बहुत सारी रचनाएं हैं। सबसे पहले हम आपके पास में आपकी पहली कोई ऐसा रचना जो आपके लिए खुद के लिए यादगार हो, वैसी रचना को हम हमारे दर्शकों तक आज के इस परिचर्चा पर हम सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शकों तक आपकी इस विचारों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी बिल्कुल सर। मैंने एक रचना अपने खुद के लिए, जीवन के लिए उतारी थी, और वो रचना मेरी पहली पसंद है सर। ये रचना मैं 9वीं कक्षा में थी तब मैं लिखी थी, जी, जिसे बहुत मैं स्वागत है। सबको सबसे भेंट कर रही हूँ। मानवता मेरी माँ है, मानवता मेरी माँ है, न्याय मेरा पिता है, सच्चाई मेरी बहन है, चरित्र मेरा भाई है, अनुशासन मेरा दोस्त है, स्वार्थ मेरा दुश्मन है, स्वावलंबन मेरा कार्य है, आदर्श मेरा घर है, विद्या मेरा धन है, भावना मेरा बल है, यही मेरा परिचय है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा परिचय है, यही मेरी पहचान है। मन मेरा निर्मल है, तन देश पर अर्पण है। मन मेरा निर्मल है, तन देश पर अर्पण है। सृष्टि मेरी आंखें हैं, दर्पण मेरी भावना है। द्वेष मिटे, पाप मिटे, खुशियों से महके वसुंधरा। द्वेष मिटे, पाप मिटे, खुशियों से महके वसुंधरा। यही मेरा स्वप्न है, यही मेरी कल्पना। यही मेरा स्वप्न है, यही मेरी कल्पना। यही मेरी परिचय है, यही मेरी पहचान है। जी, बहुत सुंदर। आपकी रचना के लिए हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और हम चाहेंगे कि बातों का सिलसिला को हम और आगे बढ़ाएं। जैसा कि आपके परिवार में कहना है कि आपके पिताजी आपके एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने परिवार की पृष्ठभूमि बताएं। कितने भाई बहन हैं, माता पिता क्या करते थे, और जो जीवन की शुरुआत है, वैसे तो हर इंसान को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों तक अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी सर। मेरे दादाजी किसान थे। जी। बड़े संघर्ष करके पिताजी को पढ़ाई लिखाए, ऐसा पिताजी बताते थे। और मेरे पिताजी सरकारी शिक्षक थे, भैया भी सरकारी शिक्षक हैं। और हमारा जो परिवार है, बहुत ही खुशहाल परिवार है सर। 3 भाई बहन हैं, एक भैया है, बड़े भैया। और भैया सबकी जवाबदारी निभाते हैं पिताजी के जाने के बाद। जी। जी। हमारी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, सब कुछ उन्होंने किया है। और हम अपनी भैया भाभी को माता पिता की तरह समझते हैं, और वो भी हमें बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बहुत ही स्नेह देते हैं, इज्जत सम्मान करते हैं। जी। जी मुझे एक स्मरण आ रहा है कि आपके कोरबा जिले में कोई गांव है, मुझे लगता है, मैं कौशिक दास रत्नाकर जी एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे अपने सतनामी समाज में, शायद आपको स्मरण होगा। आज वो दुनिया में नहीं है, जी बिल्कुल सर। हमारे लेकिन बेलटुकरी गांव से ही है सर। जी जी, तो मैं बेलटुकरी उनकी गांव से कवि, ही है, जहाँ तो की मैं मैं बहू उन हूँ। जी जी जी, जी तो मैं उनकी कविता को सुना है, और वो कवि हमारे गांव भी आया करते थे जब हम छोटे थे। तो और गिरौदपुरी जहाँ मेला लगता है, वहां पे उनकी एक कविता को हमें सुनने का मौका मिला था। तो मुझे स्मरण है कि वो 5 मिनट में वहां की तत्काल स्थिति को अवलोकन करके, जो मंचासीन अतिथि रहते थे उनके बारे में इतनी सुंदर रचना, जबकि वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो 2 मिनट के अंदर में अपनी कविता को रचना करके वहीं लोगों को सुना करके वाह वाह करा देते थे।
ऐसे महान कवि को हम आज के इस कवि परिचर्चा पर जो हम विषय रखे हैं उनको हम आज नमन करते हैं। अगर वो पढ़े लिखे रहते या जिस ढंग से सोशल मीडिया आज हाईटेक हुआ है, तो मुझे लगता है कि उनके कही हुई लिखी हुई बातें शब्दों में पिरोई गई रहती। लेकिन आज तक मुझे लगता है कि किसी भी लेखक ने उनकी कवि को संग्रह करने की चेष्टा नहीं की, ऐसा मुझे लगता है। तो बहरहाल ये हमारे समाज के पढ़े लिखे और तत्कालीन हालात की बात है। हालांकि वो मिनी माता जी के साथ में कई बार वो दौरा किए थे। और जब 1952 में हमारे क्षेत्र में कापू क्षेत्र जो हम लोग का ट्राइबल एरिया है, इस एरिया में मिनी माता जी जब समाज की खोज करने के लिए निकले थे, तो वो उस समय कौशिकदास रत्नाकर साहब भी आए थे हमारे गांव में। तो आज की इस परिचर्चा पर हम कौशिकदास जी को भी नमन करते हैं और दिल से उन्हें हम स्मरण करते हैं, ऐसे महान कवि को। मैं आज की इस परिचर्चा को, चूंकि मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपके क्षेत्र में ऐसे महान कवि का अनुग्रह या उनका आशीर्वाद आप जैसे लोगों को मिला है, तभी आप लोगों की ये पृष्ठभूमि सामने निकल के आ रही है। तो मैं फिर से आपसे चाहूंगा कि आपकी और कोई यादगार रचना हो, उसे हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। क्षमा पाटले जी। जी सर, एक समस्या प्रधान रचना है सर। जी। खासकर गांव की बहन बेटियां पढ़ लिख जाती हैं तो बड़े बड़े शहरों का ख्वाब देखती हैं, बड़े पदों में जाकर वो शहरों में बस जाती हैं और गांव की दशा को कि वो किस तरह से पढ़े लिखे, किस समस्याओं से गुजरे। मेरे कहने का मतलब है कि वो गांव की समस्या को भूल जाते हैं और गांव के लोग, माता पिता पढ़ा लिखा कर बच्चों को इसीलिए उच्च पदों में पहुंचाते हैं ताकि हमारे गांव क्षेत्र में भी कुछ उन्नति विकास हो। लेकिन बहन बेटियां शहरों में चली जाती हैं और गांव को भूल जाती हैं। इसी संबंध में मैं अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगी, जिसमें दो सखी हैं और एक सखी गांव में ही है और दूसरी सखी पढ़ाई लिखाई करके शहर में जा रही है। तो जो गांव की सखी है वो अपनी सखी के लिए कुछ शब्द कहती है, उसी को मैं सुनाने जा रही हूँ सर। जी, बहुत स्वागत। मोर माया की रुंधना बंधना, मोर माया की रुंधना बंधना, तय टोर के जन जाबे, संगे छोड़ के जन जाबे। मोर माया की रुंधना बंधना, तय टोर के जन जाबे, संगे छोड़ के जन जाबे, हमला छोड़ के जन जाबे। संगमा खेलन बाटी पार, संगमा खेलन फुगड़ी, संगमा खेलन फुगड़ी, नानपन के तय संग संग वारी, नानपन के तय संग संग वारी, रोहे अंगना दुआरी, रोहे अंगना दुआरी। अड़बड़ पढ़े लिखे हंसे, अड़बड़ पढ़े लिखे हंसे, गाँव की अनपढ़ माटी लाओ, शिक्षित महल बनावे, हमला छोड़ के जन जावे, हमला छोड़ के जन जावे। मोर माया की रुंधना बंधना, तय टोर के जन जाबे, संगे छोड़ के जन जाबे। हरे हरे लुगरा खेत खार में, लहर लहर लहराए,
जाके गाँव पे सुनकर बानी संस्कृति लजन भुलाबे, संगे छोड़ के जन जाबे, हमला छोड़ के जन जाबे, मोर माया के रुंदना बंदना न टोर के जन जाबे, संगे छोड़ के जन जाबे। बहुत सुंदर क्षमा जी। मैं फिर आपसे जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हुए आपसे चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अपने नामी समाज में कितने ऐसे रचनाकार हैं, या कभी ऐसे रचनाकारों की कोई संगोष्ठी या किसी मंच में आपको जाने का अवसर मिला, या अपनी प्रतिभा को किसी जगह मंच के माध्यम से कवि सम्मेलनों में कहीं जाने का ऐसा अवसर मिला, कहीं कोई यादगार लम्हे? जी बिल्कुल सर, मेरी रचना 2010 में प्रकाशित हुई जी। खासकर शादी के बाद मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला किसी का, क्योंकि महिलाओं के लिए पाबंदी रहती थी पहले तो, कि चूल्हा चौका संभालना है, घर परिवार घर गृहस्थी को देखना है, ये पढ़ाई लिखाई साहित्य में मतलब किसी का ध्यान नहीं जाता था। तो बिल्कुल मुझे बोलते थे कि ये सब बेकार है, ये सब मत करो। तो मैं अपनी रचना को बाहर राज्यों में भेजती थी, और बाहर राज्यों से उभर कर मैं छत्तीसगढ़ के लोग मुझे जाने कि राष्ट्रीय साहित्यकार है हमारी क्षमा बहन करके, और मुझे छत्तीसगढ़ में भी मंच में बुलाया जाने लगा, और काफी सारे मुझे सम्मान भी मिले हैं दूसरे राज्यों से। तो मैं अपने घर वालों से बोली कि मैं मंच में जाना चाहूंगी। तो जब मैं शुरू शुरू मंच में गई तो राजभाषा आयोग से श्री पद्मश्री सुरेंद्र दुबे से मुलाकात हुई, और वो उनके साथ मुझे रचना शेयर करने का मौका मिला। उनके साथ मैं मंच में भी गई और उन्हें रचना काफी पसंद आई। वो मेरा हमेशा उत्साह बढ़ाते थे कि आप आने वाले समय में बहुत अच्छे से उभर कर आएंगी, आप लिखना बिल्कुल भी ना छोड़े करके। तो मैं अपना लिखने का कार्यक्रम भी जारी रखी और मंच में भी गई। डभरा में मुझे बोलने का मौका मिला, अपनी रचना को सुनाने का मौका मिला, और रायपुर में भी, और बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में, और ऐसे कई सारे जगहों में मैं गई शुरू शुरू में। उसके बाद मैं घर परिवार में ही लग गई और थोड़ा प्रकाशित होने लगी मेरी रचनाएं, जो अब प्रेस अखबारों में भी, टीवी चैनल में भी मेरा प्रसारण हुआ है तकरीबन 10 साल पहले। तो मतलब थोड़ी हाईलाइट होने लगी। तो मुझे लगा कि इतना हाईलाइट होने का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर जिस तरह से मैं शिक्षित हुई हूँ, अगर मैं समाज के लिए कुछ कर लूंगी, अगर मेरी जैसी कुछ और महिलाएं उभर कर आएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं थोड़े समय के लिए अपने लेखन को धीमी गति कर दी और समाज के क्षेत्र में चली गई। सामाजिक महिलाओं से मिली और उनको सपोर्ट करने लगी कि आप भी साहित्य में आगे आइए, अपनी कला को दिखाइए। कोई भी महिला गृहिणी होते हुए भी अपनी कला को उभार सकती है। जिस तरह से मैंने अपनी कला को, अपनी भावनाओं को लिख कर, बोल कर, किसी भी माध्यम से अगर पहुंचा रही हूँ तो सिर्फ अपने अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी ये सब कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं समाज में लोगों से भी मिली जुली और साहित्यकारों से भी मुलाकात हुई मंचों में। श्री रविंद्र मंगत जी, श्री निडर जी, इस तरह से बहुत सारे साहित्यकारों ने मुझे कहा कि हमारे समाज में
महिला साहित्यकार बहुत कम है, नहीं के बतौर हैं, तो आपको इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहिए करके। तो मुझे उनसे एक प्रेरणा मिली कि मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल लगन से कार्य करूंगी, और मैं लेखन का कार्य भी करती रही। लेकिन मंच में मुझे ज्यादातर जाने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते चले गए, तो उनके प्रति भी मेरी जवाबदारियां बढ़ती गई। और जिस तरह से मैंने कहा कि मैं समाज के लिए भी कुछ करना चाहती थी, बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं एक साहित्यकार बनूं और समाज समाज के लिए कुछ करूं, सामाजिक कार्यकर्ता बनकर, समाज सेवी बनकर। तो यह मेरे लिए एक सुनहरा मौका था कि जिस तरह से मैं राइटर करती हूँ उसको लोगों तक पहुंचाऊं और अपनी तरह लोगों को बनाऊं, अपनी तरह जो महिलाएं हैं उनको सामने लाऊं। यह मेरा प्रमुख उद्देश्य रहा। जी जी। क्योंकि मेरे परिवार में भी शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करते थे, हमेशा यही बोलते थे कि लेखन से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कोई महादेवी वर्मा नहीं हो, न ही बड़े साहित्यकार हो, गांव की लड़की हो, इतना आगे नहीं बढ़ पाओगी, ना ही आपको सपोर्ट मिल पाएगा, तो ये सब काम बिल्कुल छोड़ दो ऐसा करके। लेकिन मैं बिल्कुल भी हताश नहीं हुई और मैं अपने लेखन कार्य को बिल्कुल निरंतर ही करती रही, चाहे किसी का सपोर्ट मिले ना मिले, मैं यह कार्य निरंतर ही करती रही। पहले छुप छुपा के करती थी, रचना लिखती थी, बाहर भेजती थी, और जैसे ही हाईलाइट होने लगी, रचना प्रकाशित होने लगी, सम्मान बाकायदा मेरे घर में आने लगे। भले ही मैं मंच में नहीं पहुंच पाती थी, तो भी मेरा सम्मान घर में आता था। बाकायदा मुझे 135 सम्मान मिले हैं, जिसमें से 3-4 राष्ट्रीय स्तर के सम्मान हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान है। बाकी जो भी सम्मान है प्रांतीय राज्य स्तर के सम्मान है सर। जी, अच्छा आपके व्यक्तिगत जीवन पर मैं एक और व्यक्तिगत सवाल थोड़ा करता हूँ। आज से कहा जाता है कि एक पुरुष के विकास होने के पीछे, उसको आगे बढ़ाने के पीछे महिला का हाथ होता है। तो जैसा कि आप गृहिणी है बता रही हैं और आपके पति भी होंगे, तो इस काम में आपके पति का कितना सहयोग है? इस पर हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि उनका ऐसे, क्योंकि देखिए साहित्य, संस्कृति और ये जो ये विकास का जो दर्पण है, ये दुनिया के लिए बेमिसाल है। और आप कोई गलत काम नहीं कर रही है, समाज को नई दिशा की ओर लेके जा रही हैं, साहित्य का सृजन कर रही हैं, अपनी मन के अंदर में जो पैदा होने वाली विचारों को आप शब्दों में पिरोती हैं। ये बहुत बड़ी कला है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये तो लाखों हमारे बेटे और बेटियां पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे युवा और भी ऐसे होनहार और भी होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में शायद कम है। अगर ऐसे लोग बने होंगे तो हम भी उनको अपना चैनल, जो ऐसा मानवता चैनल है जिसे शार्ट में अंग्रेजी में VOM-TV USA, जो हमारा इंटरनेशनल चैनल है, जिसमें मेघराज सरदार जी अब जी बात कर रहे थे, उनका ये चैनल है और वो हिंदी में अपने इस प्रोग्राम को चला रहे हैं अमेरिका से। तो इंटरनेशनल चैनल में आज का ये फेसबुक लाइव आपका इंटरव्यू हो रहा है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपको देख सुन रहे होंगे। और ये गूगल मीट है और इस गूगल मीट के माध्यम से आपके देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले आज की इस परिचर्चा पर जरूर आपको हमको प्रतिक्रिया मिलेगी। मैं चाहूँगा कि अब दोबारा कोई और आपकी महत्वपूर्ण रचना हो जो समाज के बेटियों को, समाज के युवाओं को प्रेरित करती हो, ऐसी कोई रचना हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। जगदीश जी, एक मिनट का कुछ बात रखना चाहता हूँ। जी जी। देखो इसमें क्या होता है ना जी, इसमें जिस सपने को लेकर चली है, ये हर एक इंसान के अंदर जागृति होती है, हर एक इंसान के अंदर कुव्वत होती है कुछ करने की, कुछ दिखाने की, कुछ आगे बढ़ने की। बस ये इंसान को पीछे हटाने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, आगे बढ़ाने वाले कम मिलते हैं। लेकिन अगर इंसान इस बात को, इंसान अपने बात को, इसको अच्छी तरह मन में ठान ले कि मैं काम करना ही करना, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो उसको कोई भी दुनिया का बंदा उसको नहीं रोक सकता।
तो इसमें हमने जो एक जो अच्छे से कामयाब होते हैं तो उनको हम अपनी तरफ से वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो हम इनको सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे जो मतलब एक अच्छे लेखक की तरफ से। और जो है मतलब कोई भी काम करना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना भी ये मेरे बस का काम नहीं है। मैं 9वीं फेल हूँ और मैंने 5 किताबें लिख दी हैं और मेरी किताबें अभी 4, 2 दिमाग में घूम रही हैं, 2 मेरी पेंडिंग पड़ी है। अब एक अनपढ़ आदमी घर गांव से निकलने वाला 9 किताबें लिख सकता है, मतलब 5 आने 9 किताबें दिमाग में चलती, मतलब ये इतना कुछ कर सकता है। तो हर एक आदमी कर सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें कि आप मनोबल अपना ना गिराएं। कोई भी कुछ कहता है कहने दें, अपने हिसाब से चलते रहे। पर इतना कहना चाहता हूँ मैं कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों वो मुश्किल काम को भी आसानी से करके दिखा देते हैं। तो जैसे साईं भाई आपने जो काम किया इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे वाइस मानवता की तरफ से। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही लगातार चलती रहेंगी, ना झुकेंगे ना रुकेंगे ना बिकेंगे कभी। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब। मेघराज सिंह जी भी एक लेखक हैं और उन्होंने जैसा कि बताया कि वो काफी रचनाकार भी हैं और उनकी कुछ किताबें हम आपको भेंट भी करेंगे, कभी मुलाकात हुई तो, या हम आपके एड्रेस पे बिल्कुल भेज भी सर, देंगे। स्वागत है सर। और ये सिलसिला का दौर अब हमारे चैनल से आपका लगातार बना रहेगा। इस चैनल को आप अपना चैनल मान करके जो भी अपनी अपनी नई रचनाओं का संग्रह होगा उसको हमारे इस चैनल के माध्यम से, इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से शेयर कर सकती हैं। हालांकि आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना आप मीडिया में अपनी जानकारी को शेयर करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उतनी आपकी इस रचना का दूर दूर तक पहुंच होगा और लोगों तक उसकी जानकारी भी होगी। और कोई भी चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको देश और दुनिया तक फैलाने की ज़रूरत है। तो जैसा कि हमारे चैनल के संपादक सीईओ हैं, उन्होंने भी आपकी इस परिचर्चा को सुन रहे थे काफ़ी देर से, इसलिए वो हमारे बीच में ही आकर के अपनी बात रखे हैं। हम मेघराज जी का शुक्रिया करते हैं। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे ले जाते हुए आपकी कोई और भी यादगार, जैसा कि मैंने कहा कि प्रेरणा देने वाली हो, जो हमारे समाज के लाखों करोड़ों जो बेटियां हैं पूरे देश के अंदर में, उनको कोई मैसेज के रूप में कोई आपकी रचना हो तो हमारे दर्शकों तक पहुंच जाए। क्षमा जी। जी सर, मैं अपनी एक रचना है उसे मैं सभी देशवासियों को सप्रेम भेंट करना चाहूंगी। यह मेरी आत्मा से लिखी हुई रचना है जिसे मैं अनुभव करी हूँ, उसे शब्दों में उतारी हूँ मैं। इसमें एक सच्चाई है जिसे लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। मैं पूर्ण रूप से नास्तिक हूँ सर, बिल्कुल भी पूजा पाठ, अंध विश्वास में विश्वास नहीं रखती, आस्था में विश्वास नहीं रखती। आस्था जी को मैं बहुत एक तरह से अंधविश्वास ही मानती हूँ। और मैं बिल्कुल आम्बेडकरवादी विचारधारा को मानती हूँ, संविधान को मानती हूँ। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सभी में हम महिलाओं को बिल्कुल नीचा दिखाने का काम किया गया है। हमको बिल्कुल पैर की जूती और दासी के रूप में दिखाया गया है, जिनका मैं कठोरता से विरोध करती हूँ। मैं तो यहाँ तक मानती हूँ कि जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, माता बहनें उनको बिल्कुल फॉलो करती हैं, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देती हैं, बिल्कुल पूजा पाठ अर्चना करती हैं, लेकिन उनकी सच्चाई को बिल्कुल भी उनको ज्ञान नहीं रहता कि उसमें हमारी माता बहनों के लिए, खुद के लिए क्या लिखा गया है। तो माता बहनों से आग्रह है कि कम से कम आप उस सच्चाई को जानें कि हमारे पूर्वज कितने दुख कष्टों से गुजरे हुए हैं। इसीलिए मैं ये रचना उन्हें सप्रेम भेंट कर रही हूँ, जो कि बाबा साहब आम्बेडकर जी के ऊपर में है। इसमें मेरा संदेश छिपा हुआ है कि इसमें हम अंधभक्ति से जितना दूर रहेंगे उतना हम खुद को और इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। तो यह रचना मैं सप्रेम भेंट कर रही हूँ सर।
मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। दलित बनाया किसने तुमको, दलित बनाया किसने तुमको, जानो तुम इतिहास को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। गीता भगवत वेदों ने तुमको शूद्र बताया, बाबा ने समता देकर सबका मान बढ़ाया। गीता भगवत वेदों ने तुमको शूद्र बताया, बाबा ने समता देकर सबका मान बढ़ाया। अगर न होते अम्बेडकर तो सोचो क्या क्या होता, कमर में झाड़ू गले में मटका अब तक लटका होता, अब तक लटका होता। जिसने हक अधिकार दिलाया, जिसने हक अधिकार दिलाया, मत भूलो उस इंसान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। दलित बनाया किसने तुमको, दलित बनाया किसने तुमको, जानो तुम इतिहास को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। धर्म के ठेकेदारों ने पानी को तरसाया, हिंदू मुस्लिम कह कह कर भारत में फूट कराया। धर्म के ठेकेदारों ने पानी को तरसाया, हिंदू मुस्लिम कह कह कर भारत में फूट कराया। महाड़ में सत्याग्रह से बाबा ने पानी पिलाया, शिक्षा संपत्ति राजनीति का सबको हक दिलवाया। शिक्षा संपत्ति राजनीति का सबको हक दिलवाया। मंत्री पद छोड़ा साहिब ने, मंत्री पद छोड़ा साहिब ने, धर्म निरपेक्षता और बंधुत्व का उत्तम संविधान बनाया, उत्तम संविधान बनाया। किसने छुआछूत बनाया, किसने छुआछूत बनाया, पहचानो सहवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। दलित बनाया किसने तुमको, दलित बनाया किसने तुमको, जानो तुम इतिहास को। मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को। अब मेन कड़ी है जी। इसे महिलाओं को ध्यान से सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। जी, बहुत सुंदर रचना। नारी ने जुल्म सहा है, नारी ने जुल्म सहा है, सदियों से बेईमानों। सती प्रथा स्तन कर को याद करो गद्दारों। नारी ने जुल्म सहा है,
सदियों से बेईमानों, सती प्रथा इस तन कर को याद करो गद्दारों, रूढ़िवाद पाखंडों का बाबा ने अंत किया है, नारी माता बहनों सबका उद्धार किया है, नारी माता बहनों का सबका उद्धार किया है, किसने तुमको दासी बनाया, किसने तुमको दासी बनाया, पहचानो उन जन्नतों को, मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को, मत पूजो कोई पत्थर, ना मानो तुम भगवान को, ना मानो तुम भगवान को, दलित बनाया किसने तुमको, दलित बनाया किसने तुमको, जानो तुम इतिहास को, जानो तुम इतिहास को। जी ये मेरी रचना थी सर। आवाज सुनाई नहीं दे रही सर। बहुत हेलो। बहुत शुक्रिया क्षमा जी आपकी रचना को लेकर, और हम आपसे कुछ चर्चा और भी कर लेते हैं आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर। जैसा कि आप एक गृहिणी हैं और घर में रह करके अपनी सोच और अपनी लेखक और रचनाबद्ध के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रचनाओं को पहुंचाने की कोशिश की है। आपके बच्चे, आपका परिवार, जैसा कि आपने कहा कि आपके पिताजी आपको बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन वो इस दुनिया में शायद नहीं रहे, लेकिन और भी जो समाज के लोग हैं या जो समाज के और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों की जो सोच है, ग्रामीण परिवेश के लोगों की सोच है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की आपके इस रचना को लेकर? अभी आप सोशल मीडिया में, यूट्यूब में आपकी जब आप अपनी रचना को डालते हैं तो कहाँ से प्रतिक्रियाएं आती है, कितने फॉलोअर्स हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल सर, मेरी रचनाओं को काफी सपोर्ट मिलता है और इसमें भी मिलता है। सभी लोग जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं कमेंट करते हैं, बधाई देते हैं और मेरे उत्साह को बढ़ाते हैं कि मैं आगे रचना लिखूं। वो हमेशा कहते हैं कि मेरी हर रचना में एक संदेश छिपा है जो जन जागृति में निहित है। और मेरा भी एक उद्देश्य है सर कि मैं अपनी रचना के माध्यम से लोगों को जागृत करूं, उनमें चेतना जगाऊं। जहां तक मेरा मानना है, एक साहित्यकार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक चेतना ही होनी चाहिए। आजकल तो खासकर समाज के ऊपर बहुत लोग लिखना ही बंद कर दिए हैं, गीत कविता गजल में ही बिल्कुल अपना समय देते हैं, लेकिन जो सामाजिक मुद्दों पर ज्यादातर बहुत लोग लिखते भी नहीं हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहता है कि समाज में एक प्रेरणा, एक संदेश पहुंचे। जिस तरह से मैं जिस चीज को अनुभव करती हूँ, समाज में इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, धर्म जाति भेदभाव, छुआछूत और नारी के प्रति जो भेदभाव है स्त्री और पुरुष में लेकर, महिलाओं को कितना भी पढ़ लिख जाती हैं, शादी के बाद घर गृहस्थी में ही लग जाती हैं, उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल मौका नहीं देते हैं। तो इस पर भी मैं अपने समाज के, अपने देश के नागरिकों से अनुरोध करना चाहूंगी
कि खाना बनाने का काम तो, घर गृहस्थी संभालने का काम तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन एक अलग से प्रतिभा को उभारना, एक अलग क्षेत्र में पहचान बनाना ज्यादातर कोई कर नहीं पाते हैं, और जो करने की कोशिश करते हैं उनको सपोर्ट न मिलने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। जिस तरह से हम पुरुषों को, बेटों को सपोर्ट करते हैं कि उनसे आगे से आगे पूछते रहते हैं कि आपका सपना क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हो, किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, इस तरह से किसी बेटी से नहीं पूछा जाता है जिस तरह से कि आप क्या बनना चाहोगी, कि आपका सपना क्या है। तो इस विषय में मैं कहना चाहूंगी कि जिन बेटियों का सपना है आगे बढ़ने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का, कि किसी भी क्षेत्र में जाने का, तो उसे बिल्कुल भी हताश निराश ना करें, उसका मनोबल बढ़ाएं ताकि वो आगे बढ़े। आज के समय में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, जो काम एक बेटा कर सकता है उससे कहीं अधिक बेटियां कर लेती हैं, घर गृहस्थी को संभालते हुए भी। ये मेरा वास्तविक अनुभव है, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, इतना संघर्ष करती हूँ, सामाजिक क्षेत्र में भी और साहित्यिक क्षेत्र में भी। घर परिवार को भी मैं अकेले खुद ही संभालती हूँ, बाल बच्चे हैं, घर परिवार मेरा भी है। घर के सारे काम निपटा कर मैं रचना लिखती हूँ, याद करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, एडिटिंग, जितना भी काम है मैं खुद ही करती हूँ। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि नारी शक्ति को, अपनी खुद की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़ने का, अपने उपलब्धि को सामने लाने का प्रयास करिए। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस लक्ष्य के लिए आप कार्य करेंगे वो बिल्कुल आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर आप उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसके लिए समय निकालेंगे, तो बिल्कुल ही आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, जिस तरह से मैं अपने सपने को पूरा कर पाई हूँ। एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी और एक साहित्यिक क्षेत्र में भी मैं अपनी पहचान बना चुकी हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल माता बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहूंगी कि आप भी अपनी कला को, अपने, अगर आप साहित्य लेखन में भी आगे आना चाहती हैं तो बिल्कुल आगे आने का प्रयास करिए और अपने मुकाम पर पहुंचिए। क्षमा जी, मैं चाहूंगा कि हमारे जो आज के परिचर्चा पर, जैसा कि सरकार भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला रही है केंद्र सरकार के द्वारा, और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला जा रही, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस ढंग से आज बेटियों के ऊपर तरह तरह की घटनाएं आए दिन, रोज कहीं न कहीं खबरों में, रोज किसी न किसी राज्यों में, किसी न किसी जगह में ऐसी जघन्य घटनाएं घटती रहती हैं, तो इसको लेकर के कोई रचना आपके पास है या कोई संदेश है हमारे बेटी और बेटियों के लिए? हालांकि अभी नहीं, इस पर आपने कहा भी कि ये भेदभाव जो लगातार देखा जा रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए, इसको समाप्त करने की दिशा में आप एक बेटी होने के नाते क्या कुछ संदेश या क्या कुछ ऐसा विचार है जो हमारे लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, क्योंकि आप एक रचनाकार हैं? जी बिल्कुल सर। जहाँ तक शासन प्रशासन का बात है, योजनाएं तो बहुत सारी चल रही है सर, लेकिन बिल्कुल भी उसमें कठोरता से पालन नहीं हो पा रहा है, और हमारी शासन प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल ढीली है। इसी कारण से बहन बेटियों पर इतना अन्याय, अत्याचार, गैंग रेप, अभी तो छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर भी गैंग रेप हो रहे हैं। तो इसके लिए बिल्कुल मैं शासन प्रशासन को दोष देना चाहूंगी, कानून को दोष देना चाहूंगी। अगर हमारी कानून व्यवस्था इतनी ढीली है तभी ये सब हो रहे हैं, और हमारी माता बहनें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अभी जगह जगह हम लोग देखते हैं कि इसका प्रमुख कारण जो है नशाखोरी भी है सर।
गांव देहात में भी और शहरों में भी जगह जगह शराब की दुकानें हैं। बहन बेटियां जो है पहले तो रास्ते जो होते थे अभी खुले रहते हैं कि अब उतना वो नहीं रहता। बहन बेटियां अकेले जाती हैं, पढ़ने लिखने जाती हैं कहीं भी किसी रास्ते से भी, तो ये सब दुर्घटना होते रहता है क्योंकि नशे में आदमी अपने होश हवास में नहीं रहता और बिल्कुल भी उसमें तमीज नहीं रहती कि क्या सही है क्या गलत है, और इस तरह से अपराध बहुत बढ़ गए हैं सर। और बहन बेटियां जो हैं खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं। अगर वो न्याय के लिए भी कानून का दरवाजा खटखटाती हैं तो बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं देते और थोड़े दिनों के बाद फाइल बिल्कुल बंद कर दी जाती है। जी, जी मैं सर। लास्ट में चाहूंगा कि आपकी कोई और महत्वपूर्ण प्रेरक रचना हो जिसको हमारे अंतिम रचना के रूप में आज के इस कार्यक्रम के समाप्ति की ओर भी हमारा समय है, तो मैं चाहूंगा कि आपकी कोई अंतिम रचना हमारे दर्शकों के लिए। जी जी। सर अपनी एक रचना पैसा के ऊपर में मैं सुनाना चाहूंगी। आजकल वर्तमान में पैसा का महत्व जो है इतना बढ़ गया है कि पैसे को किस तरह से लोग गलत उपयोग में लाते हैं। जिसकी जितनी पहुंच होती है उतना ही मतलब उसका दुरुपयोग भी होता है। छोटे निचले तबके के लोग जो गरीब होते हैं उनको न्याय तक नसीब नहीं हो पाता है क्योंकि बड़े लोग पैसे का गलत उपयोग करके खुद को बचा लेते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिनकी पहुंच, जिनकी पद बहुत बड़ी होती है, जिनके पास पैसा होता है, वो सब कुछ अपने पैसे से ही खरीद कर सब अपना इंतजाम कर लेते हैं। बाकी गरीब लोग पैसा न होने के कारण, उनकी पहुंच न होने के कारण वो प्रताड़ित होती हैं। ये सब पैसे से भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो पैसे के संबंध में मैं एक रचना सुना रही हूँ। छत्तीसगढ़ी रचना है जो। जी। दुनिया में सबले बड़े पैसा, पैसा से कर ले चाहे जैसा। दुनिया में सबले बड़े पैसा, पैसा से कर ले चाहे जैसा। हाय हाय रे पैसा, दुनिया ना नचाए कैसा कैसा। हाय हाय रे पैसा, दुनिया ना नचाए कैसा कैसा। दुनिया में सबले बड़ी पैसा, पैसा से कर ले चाहे जैसा। हाय हाय रे पैसा, दुनिया ना नचाए कैसा कैसा। हाय हाय रे पैसा, दुनिया ना नचाए कैसा कैसा। तोरे दर्शन करे खातिर सब साहब आते पारी पारी। तोरे दर्शन करे खातिर सब साहब आते पारी पारी। तोरे से तो भगवान पे जागे, तोरे से तो भगवान पे जागे, तय दुनिया के देवता। हाय हाय रे पैसा, दुनिया ना नचाए कैसा कैसा। हाय हाय रे पैसा, दुनिया ना नचाए कैसा कैसा। पैसा देके गुंडा बुला ले, कद को झल्ला मार खवाले। पैसा देके पटवारी ला, दूसर के खेत पर नाम करा ले। पैसा देके गुंडा बुला ले, कद को झल्ला मार खवाले। पैसा देके पटवारी ला, दूसर के खेतों पर नाम करा ले। तहसीलदार से डीओ कलेक्टर, तहसीलदार से डीओ कलेक्टर करते सब ऐसा। हाय हाय रे पैसा।
कैसा, दुनिया में सबले बड़ी पैसा, दुनिया में सबले बड़ी पैसा, हाय हाय रे पैसा, दुनिया ला नचाए कैसा कैसा, हाय हाय रे पैसा, दुनिया ला नचाए कैसा कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया क्षमा पाटले जी, आपकी बहुत सुंदर रचना के साथ आपके इस कार्यक्रम को हमारा समय भी इजाजत नहीं दे रहा है, और आपसे आज की खास मुलाकात में आपकी रचनाओं के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में आपने विस्तार से हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी विभाग विचार हमारे बीच में रखने की कोशिश की है। और आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को समाप्त करने से पहले हम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि क्षमा पाटले जो एक रचनाकार हैं, कवि हैं, इनकी इस महत्वपूर्ण परिचर्चा आपको कैसा लगा, और इस परिचर्चा को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि महत्वपूर्ण जो कवि हैं, महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, ऐसे लोगों को हम चैनल के माध्यम से समय समय पर अपने इस परिचर्चा में लाते रहते हैं, रूबरू कराते हैं और उनसे उनके जीवन की विभिन्न पहलुओं पर बात भी करते हैं। तो आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी क्षमा पाटले मैडम से चाहूंगा कि इस विषय पर हमारे चैनल के माध्यम से आज की इस परिचर्चा पर हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे तो अंतिम संदेश के रूप में क्षमा पाटले जी। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच रूबरू हुई, तो मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। सर जी, आपको मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, जो आप मुझे इस चैनल में लोगों से परिचय के माध्यम से मुझे इस चैनल में आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। मैं तहे दिल से आपका बिल्कुल धन्यवाद करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। यह चैनल बहुत ही उत्कृष्ट चैनल है, जो नए नए साहित्यकारों को, नए नए लोगों को अपनी बात रखने का बिल्कुल मौका देती है, और उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां भी आप सभी को मिलती है। और मुझे भी इस चैनल के माध्यम से ही आप लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिला। बिल्कुल मैं बहुत बहुत आप सभी की आभारी हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और शुक्रिया क्षमा पाटले जी। हम आपके पास फिर कभी लौटेंगे और कोई ज्वलंत मुद्दों को लेकर और आपकी विभिन्न रचनाओं को लेकर, या कभी ऐसा हम विभिन्न प्रदेशों से जो साहित्यकार हैं उनको भी हम इस मंच पे आमंत्रित करेंगे। जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो हम आपको जरूर सूचना देंगे, और साहित्यकारों की एक संगोष्ठी के रूप में हम एक परिचर्चा शुरू करने जाएंगे अगली एपिसोड के माध्यम से आने वाले समय में, उसकी सूचना हम आपको जरूर देंगे। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आज के खास मेहमान क्षमा पाटले जो रचनाकार कवि हैं, उनको हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। हमारे इस चैनल में उन्होंने अपना समय दिया कीमती। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जोहार, सतनाम, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भीम, नमो बुद्धाय, सतनाम, जय भारत, जय संविधान, जय सतनाम। क्षमा पाटले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल में जुड़ने के लिए। शुक्रिया।